हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर फीमेल रेसलर्स को न्याय मिले यही संकल्प हमारा है। नमस्कार मित्रों, तो आपने अब तक हमारे सिस्टम के खिलाफ चल रहे रेसलर प्रोटेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें हमारे देश के जाने माने रेसलर्स विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और ओलंपिक के प्लेयर्स शामिल हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में रेसलर प्रोटेस्ट की पूरी घटना पर स्टार्टिंग से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर रेसलर प्रोटेस्ट की मूल कारण क्या है। ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे नाम लीजिए। गलती था, मैंने सिंगलेट पहना था, वो भी क्या उस सिंगलेट पे विनेश नहीं लिखा था? क्या उस सिंगलेट पे तिरंगा नहीं था? क्या उस सिंगलेट पे इंडिया नहीं लिखा था? इतने तक नहीं न्याय मिल जाता, हम नहीं उठने वाले हैं। चाहे 21 क्या कितने भी दिन है, 21 दिन से क्या 164 के बयान भी नहीं हो रहे, जहाँ पे पोक्सो के FIR दर्ज हो रखी है। दिन हो गए और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और बस वही बात, हम तो चाहते हैं कि पहले जैसा हमने बताया कि लड़कियों के भी बयान पूरे नहीं हुए, बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है। तो बस यही चाहेंगे कि जल्दी से बयान हो और उचित कार्रवाई हो। और पहले दिन से बता ही रहे हैं कि जब तक नहीं न्याय मिल जाता हम नहीं उठने वाले हैं। इससे पहले अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मैं इस वीडियो को टोटल 6 फेज में डिवाइड किया हूं, जिससे आप रेसलर प्रोटेस्ट के मूल कारण को आसानी से समझ सके। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत कैसे हुई, ब्रिजभूषण शरण सिंह का परिचय, इंट्रोड्यूस्ड न्यू रेसलिंग रूल्स, गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक्शन, फिर से 4 महीने के बाद प्रोटेस्ट की शुरुआत क्यों हुई और एट लास्ट मेरा ओपिनियन। फेज 1। तो मित्रों, कहानी की शुरुआत होती है आज से 4 महीना पहले 18 जनवरी 2023 को जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत कई दिग्गज पहलवान इकट्ठा हुए थे। उस दिन शाम 4 बजे कुश्ती खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ रेसलर्स ने प्रमुख तौर पर 5 आरोप लगाए थे। फर्स्ट, सेक्सुअली असॉल्ट, तानाशाही और मनमानी, अपशब्दों का प्रयोग, मानसिक प्रताड़ना, आवाज उठाने पर धमकाने का आरोप। आरोपों की कहानी, पहलवानों की जुबानी। विनेश फोगाट ने महिला पहलवानों के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किए जाने का मुद्दा उठाया था। उनका कहना था कि मैं खुद सेक्सुअली असॉल्ट के 10-20 केसों के बारे में जानती हूं, जिन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह के सहित कोच और रेफरी पर भी आरोप लगाए थे। फोगाट ने आगे कहा, जब हाई कोर्ट हमें निर्देश देगा तब हम सबूत पेश करेंगे। हम पीएम को भी सभी सबूत सौंपने को तैयार हूं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह खारिज कर दिए अपने ऊपर लगे सेक्सुअली असॉल्ट के आरोपों को। उनका कहना है, सेक्सुअली असॉल्ट की कोई घटना नहीं हुई है। अगर दोष साबित हुआ तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मैं किसी भी प्रकार की जांच के लिए तैयार हूं। ब्रिजभूषण ने दावा किया कि सारे आरोप प्लानिंग के तहत लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी खिलाड़ी ने ओलंपिक के बाद कोई नेशनल लेवल का मैच नहीं खेला। ट्रायल को लेकर भी फेवर चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें ट्रायल न देना पड़े और किसी विशेष के लिए कोई नियम न बने। ब्रिजभूषण का दावा है कि सारी समस्या यहीं से शुरू हुई। उन्होंने कहा, जब हम कुछ नियम बनाते हैं और नीति में बदलाव करते हैं तो इसके बाद कुछ खिलाड़ी नेशनल गेम्स नहीं खेलना चाहते, ट्रायल्स में हिस्सा नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि सभी खिलाड़ी ट्रायल दे और नेशनल गेम्स में हिस्सा ले। हालांकि ब्रिजभूषण के इन आरोपों को पहलवानों ने सिरे से खारिज कर दिया था। पहलवानों ने जवाब देते हुए कहा था कि अगर उन्हें ट्रायल से दिक्कत होती तो ओलंपिक या किसी स्पर्धा में खेलकर वह पदक कैसे जीत पाते। एक पहलवान को कुश्ती करने से क्या समस्या हो सकती है। ब्रिजभूषण ने ओलंपिक ट्रायल को लेकर भी विस्तार से बताया। संघ दुनिया के कई देश के रूल्स को स्टडी करने के बाद एक रूल बनाया। हमने ओलंपिक के बाद ट्रायल का नियम बनाया। किसी को ओलंपिक या ऐसी बड़ी कंपटीशन में जाना है तो उसे देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ ट्रायल देना होगा। जो खिलाड़ी ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुका है उसका मुकाबला देश में ट्रायल जीतने वाले के साथ होगा। फिर वहां से ओलंपिक के लिए रेसलर का चयन होगा।
अगर ओलंपिक कोटा हासिल करने वाला हार जाता है तो उसे फिर एक मौका दिया जाएगा। हम नियम के अनुसार काम कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप की कोई बात नहीं है। यह मेरा फैसला नहीं बल्कि अच्छे कोचों और इन खिलाड़ियों से राय लेने के बाद लिया गया है। फेज 2। बृजभूषण शरण का जन्म 8 जनवरी 1957 को उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जिले में एक बिश्नोहरपुर गांव के साधारण परिवार में हुआ था। बृजभूषण शरण सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और बीजेपी के एक बाहुबली एमपी हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट 2011 में बने थे। उसके बाद से लगातार 3 बार से वो अध्यक्ष बने रहे। आखिरी बार बृजभूषण सिंह 2019 में अध्यक्ष बने थे और उनका कार्यकाल इस साल खत्म होने वाला है। इन्होंने 1988 में बीजेपी से जुड़े और 1991 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसके अलावा वह 6 बार लोकसभा सीट को अपने नाम कर चुके हैं। इनका पॉलिटिकल कैरियर बीजेपी के साथ 1991 से 2008 तक, उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ 2008 से 2014, फिर से बीजेपी के साथ 2014 से एट प्रेजेंट। इन्होंने साकेत पीजी कॉलेज से लॉ किया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 1974 से 2007 तक इनके अगेंस्ट 38 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए गए हैं और इसी वजह से इन्हें बाहुबली नेता कहा जाता है। कुश्ती के कैरियर में भी इनका सफर अच्छा रहा है। मेरे रिसर्च से पता चला है कि इनके कुल संपत्ति 100 करोड़ से भी अधिक है। अपने गांव क्षेत्र में गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती के 4 जिलों में वह लगभग 54 स्कूल के मालिक तथा नवाबगंज में नंदनी नगर महाविद्यालय भी इन्हीं का है। इसके अलावा नंदनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम भी इनका ही है, जहां हर साल नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। फेज 3। आइए अब उन नियमों के बारे में जानते हैं। नवंबर 2021 में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कई नियमों में बदलाव किए थे। इसमें तय हुआ था कि ओलंपिक के लिए कुश्ती इवेंट में खिलाड़ियों को चुनने से पहले ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी ट्रायल्स में भाग लेने के लिए कहा जा सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ओलंपिक से पहले कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स होते हैं। इसमें जीतने वाले खिलाड़ी को ओलंपिक का कोटा मिल जाता है। जो देश जितने टूर्नामेंट्स जीतता है उसके उतने ज़्यादा खिलाड़ी ओलंपिक में जा सकते हैं। हालांकि ये प्रतियोगिताएं ओलंपिक से काफ़ी पहले होती है, इसीलिए भारतीय कुश्ती महासंघ का कहना था कि ओलंपिक के लिए फाइनल नाम तय करने से पहले सभी खिलाड़ियों को ट्रायल से गुजरना पड़ेगा ताकि पहलवानों की तैयारियों का पता लगाया जा सके। फिट और पूरी तैयारी कर चुका पहलवान ही टीम में चुना जा सके और खेलने जाए। फिर चाहे किसी दिग्गज ने खुद को ओलंपिक कोटा क्यों ना हासिल किया हो, शूटिंग हो या आर्चरी, इन खेलों में यही नियम है कि कोटा कोई भी खिलाड़ी हासिल करे, लेकिन शूटिंग फेडरेशन अपने हिसाब से खिलाड़ी को भेजता है। कुश्ती में पहले से होता था कि जो खिलाड़ी ओलंपिक कोटा हासिल कर लेता था उसे ही टीम में जगह मिल जाती थी, लेकिन 2021 में नियमों को बदला गया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इन नियमों में बदलाव को लेकर वजह बताई थी कि ओलंपिक कोटा हासिल करने के बाद कुछ खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं या आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। हालांकि वह इन बातों को छिपाते हैं और ओलंपिक खेलने चले जाते हैं। इससे हमारे मेडल की संख्या में कमी आती है। इसके साथ ही राज्यों की टीमों को लेकर भी नियमों में बदलाव किए गए। रेसलिंग फेडरेशन ने कहा कि कोई भी राज्य नेशनल में एक से ज़्यादा टीम नहीं भेज सकता। ओलंपिक में भी सबसे ज़्यादा टीमें हरियाणा, रेलवे और सेना की होती है। इन नियमों में बदलाव को भी हरियाणा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया था। पहलवानी में ज़्यादातर खिलाड़ी हरियाणा के हैं और वो ओलंपिक कोटा हासिल कर लेते हैं। कुश्ती संघ का कहना था कि ट्रायल्स के जरिए पहलवानों में कमजोर राज्यों को भी मौका मिलनी चाहिए। दरअसल हरियाणा की टीम हर वर्ग में 6 पहलवानों को उतारती है, जो दूसरे राज्यों के लिए नाइंसाफी है। हरियाणा की टीम के अलावा रेलवे और सेना की टीमों में भी ज्यादातर पहलवान हरियाणा से ही होते हैं। कुश्ती संघ के ही अधिकारी ने कुछ समय पहले कहा था कि हम इसे ठीक करना चाहते हैं ताकि
केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और बाकी राज्यों के खिलाड़ी भी नेशनल्स में मेडल जीते, जिससे दूसरे राज्यों में भी कुश्ती चर्चाओं में आ पाएगी। हालांकि तब हरियाणा जनरल सेक्रेटरी ऑफ रेसलिंग एसोसिएशन ने इन नियमों का विरोध किया था और कहा था कि यह हरियाणा के साथ नाइंसाफी है। इससे न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश की कुश्ती को भी नुकसान होगा। सभी 7 ओलंपियन हरियाणा से आए थे और उसके बावजूद हमें निशाना बनाया जा रहा है। वही हरियाणा के पहलवानों को कहना था कि हरियाणा कुश्ती में अच्छा है तो बाकी राज्य दूसरे खेलों में अच्छे हैं। एक बात यह भी है, पहलवानों ने टोक्यो में 2021 में हुए ओलंपिक के दौरान अधिकारियों के वहां जाने का विरोध किया था। दरअसल टीम के साथ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण और सेक्रेटरी भी गए थे, जबकि वहां खिलाड़ियों और स्टाफ के पहुंचने की संख्या सीमित थी। इससे कई अहम पहलवानों को कोच के बिना ही जाना पड़ा था। पहलवानों ने अधिकारियों के वहां जाने पर भी नाराजगी जताई थी। पहलवानों ने कहा था कि अगर अधिकारी अपनी जगह छोड़े तो उनकी जगह कोच या फिजियो जा सकते हैं, जो पदक जिताने में उनकी मदद करेंगे। एक ये भी कारण, टोक्यो ओलंपिक में विनेश फोगाट ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान निर्धारित ड्रेस कोड की बजाय स्पॉन्सर की ड्रेस पहनी थी, जिस पर यूनाइटेड रेसलिंग फेडरेशन ने भी आपत्ति जताई थी और कहा था कि उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया जाए। इस पर बृजभूषण ने भी हमला किया था और कहा था उन्होंने देश का अपमान किया है। मैं विनेश फोगाट से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने ओलंपिक में कंपनी के लोगो वाली पोशाक क्यों पहनी थी। राष्ट्रमंडल खेलों के बाद विनेश ने कुश्ती संघ के अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि फेडरेशन के जो बड़े अधिकारी उन्हें धमकी दी थी और कहा था कि उनको बैन कर दिया जाएगा, और कुछ अधिकारियों का कहना है कि यह मामला तभी से शुरू हुआ था और अब जाकर तूल पकड़ा है। इतना ही नहीं, हरियाणा की महिला पहलवानों ने यह भी आरोप लगाया था कि पुरुषों का कैंप सोनीपत में लगता है, जबकि महिलाओं का कैंप लखनऊ में लगाया जाता है। टीम में शामिल 90% महिला खिलाड़ी हरियाणा से है। ऐसे में महिलाओं का कैंप भी सोनीपत में लगना चाहिए। उनका कहना था कि जब उनके घर के पास ही इतना अच्छा SAI सेंटर है तो उनका कैंप लखनऊ में क्यों लगाया जाता है। फेज 4, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से धरने पर बैठे पहलवान मिलने पहुंचे थे। बजरंग पुनिया के साथ रवि दहिया, विनेश फोगाट, साक्षी मल्लिक और बबीता फोगाट भी वहां गई थीं। पूर्व पहलवान और भाजपा नेता बबीता सरकार की ओर से जंतर मंतर पर भी गई थी। खेल मंत्री ने सबको डिनर पर बुलाया था। जनवरी में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के दखल के बाद पहलवानों ने अपना धरना खत्म किया था। मंत्री अनुराग ठाकुर ने धरना दे रहे पहलवानों से मुलाकात की थी तथा इस दौरान पहलवानों ने 4 मांगों रखा। फर्स्ट, IOA यौन उत्पीड़न के मामलों में जांच के लिए कमेटी बनाए। सेकेंड, WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह इस्तीफा दें। थर्ड, कुश्ती महासंघ भंग किया जाए। फोर्थ, कुश्ती महासंघ चलाने के लिए पहलवानों के साथ विचार कई नई कमेटी बनाई जाए। खेल मंत्रालय से अनुराग ठाकुर ने आरोपों की जांच के लिए एक निरीक्षण समिति के गठन का ऐलान किया। आरोपों की जांच के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने एक कमेटी बनाई। कमेटी की मुखिया ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम। मैरी के अलावा पहलवान योगेश्वर दत्त, शटल तृप्ति मुरगुंडे, SAI सदस्य राधिका श्रीमन, लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के पूर्व CEO राजेश राजगोपालन और CWA स्वर्ण पदक विजेता बबीता इस निगरानी समिति के सदस्य थे। फेज 5, कमेटी ने जांच शुरू की। इसी बीच इस पूरे मसले में बड़ा दिन आया। 5 फरवरी को एक प्राइवेट टीवी चैनल पे इस मसले को तूल पकड़ने के बाद 6 प्रदर्शनकारी पहलवानों के स्टिंग ऑपरेशन किया था। 6 पहलवानों में से निशा दहिया और सोनम मलिक ने कथित तौर पर WFI प्रेसिडेंट के खिलाफ लग रहे आरोपों से इनकार कर दिया था। दोनों का कहना था कि उन्हें प्रताड़ित नहीं किया गया था। निशा ने तो बृजभूषण सिंह की तारीफ कर दी थी। निशा और सोनम दोनों जनवरी वाले प्रदर्शन में मौजूद थे। इसके बाद पूरे प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों पर सवाल उठाए। जांच कमेटी की जांच खत्म हुई। अप्रैल में रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी गई, जिसके बाद फिर से शुरू हुआ धरना।
पहलवानों ने आरोप लगाया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी गई और हमें इसके बारे में बताया नहीं गया। साथ ही इस पर सवाल भी उठाए। बजरंग पुनिया ने कहा कि उन्होंने एक आर्टिकल में पढ़ा कि समिति के सदस्यों में से एक के दस्तखत के बिना ही रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी गई है। पुनिया ने पूछा, अगर समिति का कोई सदस्य रिपोर्ट जमा करने में शामिल नहीं है और रिपोर्ट से असहमत है तो हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? हमें तो ये तक नहीं बताया गया कि रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी गई है। पहलवान धरने पर लौटे तो उनसे एफआईआर को लेकर भी सवाल हुए। पूछा गया कि पहलवान केवल आरोप लगा रहे हैं, अगर आरोप सही है तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की, एफआईआर क्यों नहीं कराई? पहलवानों का कहना है कि यौन शोषण की 7 शिकायतें दिल्ली पुलिस को दी गई है। इसमें से एक शिकायत यंग फीमेल रेसलर की भी है। सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की और 28 अप्रैल 2023 को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें से एक मामला पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। फेज 6, मेरा ओपिनियन। अगर 12 साल से फीमेल रेसलर्स के साथ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सेक्स असॉल्ट कर रहा था तो ये सारे रेसलर्स पुलिस स्टेशन, कोर्ट अथवा सरकार के पास शिकायत लेकर जाना चाहिए था, ना कि 1 दशक के बाद सीधा जंतर मंतर पर धरना देने। एनीवे, देश के ये नामी खिलाड़ी अगर खेलने की जगह प्रदर्शन को मजबूर हो जाएं तो ये सामूहिक चिंता की जरूरत है। इस मसले को जल्द से जल्द निपटारा किया जाना चाहिए ताकि आरोप साबित होने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके, ताकि खिलाड़ी यहां से निकलकर हमारे भारत देश के लिए और भी पदक जीत सके और भारत देश का नाम रोशन करे। तो मित्रों, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। आप इसी तरह का किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आसान शब्दों में तो टॉपिक का नाम कमेंट करना न भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।